नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार। दिल्ली पर अधिकार वाली तकरार अब संसद के द्वार पर पहुंच गई है। यह बिल लोकसभा में पेश हो चुका है, यानी विपक्ष के नए नवेले गठबंधन के लिए यह पहला फ्लोर टेस्ट मान लीजिए। लेकिन इस फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजू जनता दल यानी बीजेडी और वाईएसआर ने बिल पर एनडीए के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। यानी बीजेपी के वो साथ खड़े हैं और इस ऐलान के साथ ही लोकसभा में सरकार की संख्या बढ़कर 365 के पार पहुंच गई है। अमित शाह का प्रयास है कि इस संख्या को 375 तक लेकर जाया जाए, जिसका मुकाबला करना विपक्ष वाले गठबंधन के लिए इस समय बेहद मुश्किल और कठिन परिस्थिति है। और इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है कि विपक्ष विरोध के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहा है, क्योंकि संविधान ने हमें दिल्ली पर कोई भी कानून बनाने की पूरी शक्ति प्रदान करी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी सियासी घटना हुई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता अधीर रंजन चौधरी ये मान चुके हैं, ये उन्होंने मान लिया है कि मोदी और अमित शाह का मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता। इसलिए बड़ी मछली का सामना करने के लिए छोटी छोटी मछलियों को साथ आना पड़ता है और इस राजनीति की मजबूरियां भी होती है। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में मानी है। तो आज इसी पर होगी देश की बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। आमने सामने होंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो सांसद और होगा जोरदार आर पार। दिल्ली सर्विसेज बिल पे ऑपोजिशन कह रहा है दे विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट एंड डिस्कशन। इट इज मोस्ट वेलकम स्टेप एंड भगवान ने उनको सद्बुद्धि दिया है, मुझे बहुत संतोष है। ये बिल दिल्ली के स्टेटहुड का अपमान है, दिल्ली की जनता का अपमान है। देखिए, विपक्ष के माननीय सांसद सदन में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा से भाग रहे हैं। एक तो हुआ आप बुलडोजर बाबा देखे, मैंने कहीं बुलडोजर मामा देखे, अभी तो यहाँ बुलडोजर सरकार देख रहे हैं। They are not letting the parliament run at all. It's very disgusting. सियासी तलखी चौतरफा है और अविश्वास प्रस्ताव से पहले दिल्ली वाले अध्यादेश पर पक्ष विपक्ष का फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें वाईएसआर और बीजेडी अब एनडीए का साथ दे रहे हैं। लेकिन संसद ठप। और इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने विपक्ष के इंडिया वाले गठजोड़ पर एक गंभीर बयान दे दिया। देखिए, सारे विपक्ष सबको लगा कि इस समय जो मोदी और शाह की जो जगरनाट चलते हैं, हिंदुस्तान में जो त्राही त्राही मचा चुके हैं, सबको रुकने के लिए अकेले दम पे ये रुक नहीं पाएंगे। इसलिए सबको एकजुट होने जरूरी है। समुद्र में अब देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। तो सवाल है कि क्या इस मजबूरी वाले साथ के दम पर विपक्ष मोदी को 2024 में मात दे पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मजबूरी वाला साथ मोदी को देगा मात। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, विपक्ष की सियासी मजबूरी का विश्लेषण। कितना मजबूर है विपक्ष, उसकी मजबूरी देखिए। कांग्रेस की मजबूरी, सियासी ताकत में धरातल पर पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। गठबंधन के साथ जमीन को मजबूत करने की कोशिश। इन्हीं के नेता कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को साथ आना पड़ता है, क्योंकि बड़ी मछली उन्हें खाना जाए। यानी मोदी को ये बड़ा मानते हैं और इनको लगता है कि उससे मुकाबला करने के लिए सबको साथ आना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की मजबूरी, दिल्ली अध्यादेश पर पूरी तरह से बेदम है। विपक्ष का साथ लेकर मुकाबले की एक कोशिश है, लेकिन लगातार झटका लग रहा है। अब एनडीए का साथ बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस भी दे रही है। एनडीए का नंबर 370 के पार हो सकता है। नीतीश कुमार की मजबूरी, बिहार की सियासत में
गिने चुने दिन बाकी हैं, आरजेडी इनकी पार्टी को स्वयं निपटा रही है और यह बात भली भांति जानते हैं। इसलिए दिल्ली में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश है कि एक बड़ा रोल दिल्ली में मिल जाए विपक्ष के खेमे में कि हमारा शटर डाउन ना हो। ममता बनर्जी की मजबूरी बंगाल में सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे जीता हुआ चेहरा है और देश की राजनीति में अभी तक उन्हें कुछ बड़ा नहीं मिल पाया है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में इनकी तमन्ना अधूरी है और अगर गठबंधन की सरकार आती है 24 में तो ममता बनर्जी की दावेदारी सबसे बड़े होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के पास उतना मजबूत दावेदार कोई नहीं होगा। उद्धव ठाकरे की मजबूरी, नाम निशान और पार्टी तीनों खो चुके हैं। अपनों ने पार्टी को छोड़ दिया है, तोड़ दिया है। इनके हाथ में अब शिवसेना नहीं है। जो बाला साहब ठाकरे की हनक थी, जो बाला साहब ठाकरे का रसूख था, वो रसूख उद्धव ठाकरे का नहीं है और परिवारवाद के तंत्र में फंसकर उद्धव ठाकरे की पार्टी की भी लुटिया डूबी है। अपना अस्तित्व बचाने की इनके पास भी मजबूरी है, यानी बहुत मजबूर हैं ये सब। जैसा कहा अधीर रंजन चौधरी ने, अधीर दादा ने जो बात बोली ये उसी की बानगी है। बड़ा सवाल, मजबूरियों के साथ मोदी के मजबूत चेहरे का मुकाबला मुमकिन हो पाएगा? इस पे बात करने के लिए एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष का सांसद मेरे साथ जुड़ा है। एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी है, एक तरफ संजय सिंह है। मेरा दोनों से निवेदन है कि टाइम लिमिट को फॉलो करें, 60-60 सेकंड में जवाब दें। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं। ये जो मजबूरी है, क्या ये आपके लिए दिक्कत ना पैदा कर दे? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने बोला मजबूरी तो है लेकिन मुकाबला नहीं तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, 1989 से 2014 तक इस देश में 25 साल गठबंधन की सरकारें रहीं, जिस कारण से बहुत बड़े और कड़े फैसले लेना मुश्किल रहा। सिर्फ अटल जी की सरकार ने अपने समय में देखें तो परमाणु विस्फोट का फैसला लिया या नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का फैसला लिया। उसके बाद पहली बार मजबूत सरकार आई देश में, मजबूत फैसले हुए और हम जो 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, वहां से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचे। हम सॉफ्ट स्टेट के एरा से बाहर निकले, भारत एक मजबूत स्थिति में आया। हर व्यक्ति को, वो एक लंबी चीज है कि जनधन अकाउंट से लेके हर गांव में बिजली, सड़क सब कुछ गया जी। अब एक बार फिर कोशिश है कि इस देश को एक मजबूत नहीं मजबूर सरकार मिले। तो इस बार चुनाव इसका होगा कि देश को एक मजबूर सरकार चाहिए जिसको सब लोग अपने अपने हिसाब से हाँक सकें, अपने अपने महत्वाकांक्षा के घोड़ों पर सवार होकर, या एक मजबूत सरकार हो जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के अमृत काल की दिशा में आगे ले जा सके। जी शुक्रिया, आपने 60 सेकंड का इस्तेमाल करा। मैं संजय जी आपसे भी निवेदन है 60 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। एक मनोज कुमार की फिल्म आई थी, उसका गाना था हाय हाय ये मजबूरी। आज अधीर रंजन चौधरी ने खुद कह दिया कि मजबूरी है, तभी एक बड़ी मछली से निपटने के लिए तमाम छोटी मछलियों को एक साथ आना पड़ रहा है। तो इतने मजबूर क्यों हैं आप? देखिए, मैं आपकी समीक्षा देख रहा था, अभी आपकी समीक्षा देख रहा था अमीश देवगन जी, तो मैं उसमें देख रहा था कि सारी कमियां आपने इंडिया गठबंधन के दलों की गिनाई कि ममता बनर्जी में क्या कमी है, उद्धव ठाकरे में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन के बनने के बाद, ये सारे राजनीतिक दलों के एक साथ आने के बाद नरेंद्र मोदी जी इतना घबरा गए कि 26 दलों के मुकाबले 38 दलों को उन्होंने बुलाया, जिसमें से 26 दल ऐसे थे जिसके पास एक भी सांसद नहीं थे, 7 दल ऐसे थे जिसके पास एक सांसद थे। दल कौन और कैसे थे? हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सारे दलों को बुला लिया। वो कह रहे भैया हम दल ही नहीं रहे, कह रहे नहीं नहीं कमल के दलदल में आओ, कमल के दलदल में आओ। और जिन दलों की आज आप कमी बता रहे हैं, ये सारे दल इन्हीं के गठबंधन में रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। ममता बनर्जी इनके साथ थी, बहुत अच्छी थी। जेडीयू इनके साथ था, बहुत अच्छा था। जितने भी दल इनके साथ थे तब बहुत अच्छे थे, आज अचानक खराब हो गए। आज वो मजबूरी के गठबंधन हो गए। जब तक इनके पास थे तब तक वो मजबूती के गठबंधन थे। तो मेरे ख्याल से अगर इनके अंदर इतनी घबराहट दिख रही है तो इस बात को देश भी समझ रहा है और 24 में
अपने वोट की ताकत से जी, देश जी। की जनता जवाब देगी इनकी टाइम इस लिमिट। बात का जी। कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह बताना भूल जाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में मोदी की सरकार ने भारत को 130वें स्थान पे पहुंचा दिया है। आपने जहां तक मेरे विश्लेषण की बात करी तो मैं बता दूं, अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि मजबूर हैं, तो फिर हमने निकाला कि सियासी मजबूरियां किसी की क्या रही होंगी। लेकिन ममता बनर्जी तो बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा है और इस विपक्ष में भी सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगा जिस सवाल का जवाब आपने 2.5 मिनट में भी नहीं दिया। सियासी मजबूरी जिसका जिक्र अधीर दा ने करा, वो क्या है? और उन्होंने बोला बड़ी मछली से निपटने के लिए छोटी मछली को आना पड़ेगा साथ में। अगर 30 सेकंड में इसका जवाब भी दे दे तो। देखिए, पहली बात तो यह कि गठबंधन की राजनीति को हिंदुस्तान में पहली बार तो हो नहीं रही है। एग्रीड। 23 दलों की सरकार अटल जी चला रहे थे, एनडीए की सरकार। 2014 में भी एनडीए की सरकार बनी, 19 में भी एनडीए की सरकार बनी। यह बात अलग है कि इनके सारे साथी इनका साथ छोड़ के चले गए, तो इनको अपने अंदर गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्यों साथ छोड़ के चले गए जो लोग इनके साथ थे। तो इसलिए ये जो गठबंधन है 140 करोड़ के आबादी वाले हिंदुस्तान में, एक आज आप सोचे कि कोई एक पार्टी पूरा देश जीत लेगी तो ये संभव नहीं है। इसलिए गठबंधन की राजनीति पहले भी होती रही है, अभी भी हो रही है, तो इसमें इतना परेशान होने की या घबराने की क्या जरूरत है? ये सत्ता पक्ष से तो किसी ने बोला नहीं, इंडिया पार्टी के ही गठबंधन के एक बड़े पार्टनर ने यह बात बोली, अधीर रंजन चौधरी ने बोली, इसलिए मैंने सवाल पूछा। चलिए मैं उस पर भी आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए सुधांशु जी से कि आप हम भी तो मजबूर क्यों, हुए कहां, हैं कैसे, सुधांशु, लेकिन को आप क्यों भी बुलाया? मजबूर हुए हैं, आप भी मजबूर हुए हैं क्या? अमित जी, केजरीवाल जी का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है, जब केजरीवाल जी ने नए नई राजनीति में प्रवेश किया था, नेताओं की सूची जारी की थी, इसमें राहुल गांधी जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी से लेकर शरद पवार जी तक सबके नाम थे। उन्होंने सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की थी। उनसे कह रहा है कि आप ही की सूची थी ना, या आप ही का वक्त है? उन्होंने, केजरीवाल जी कहते हैं हाँ। कहा पर आजकल तो आप उन सब लोगों के साथ आके मिलके खड़े हैं। तो कहते हैं मगर इस समय जरूरत यह है कि मोदी शाह की जोड़ी को हराना ज्यादा बड़ी बात है। अब मजबूरी, बेबसी और लाचारी किसके शब्दों में दिख रही है, यह मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं, संजय जी भले ही न स्वीकार करें। आपने अधीर रंजन चौधरी जी का उल्लेख किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अधीर रंजन चौधरी जी का स्टेटमेंट है बंगाल को लेकर, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कोर्ट तक चले गए बंगाल सरकार के खिलाफ। और कलकत्ता में यह है, और बेंगलोर में आते ही ज्वाइन ममता टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। गजब की मजबूरी है साहब। बंगाल में अभी हाल ही के पंचायत के चुनाव पिछले कुछ महीनों में हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हुई, उनका खून बहा, मगर उसके बावजूद खड़गे जी के बाद दूसरे नंबर पर बोलने के लिए ममता जी को बुलाया गया। अगर अपने कार्यकर्ताओं की मौत के बाद भी कोई गठबंधन करने को तैयार हो, तो मजबूरी, बेबसी और लाचारी क्या होती है मैं याद दिलाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दबाकर समर्थन लेने की बात की, तो पंजाब के आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं, हमारा इनके साथ पंजाब में संघर्ष जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में हमारा ममता से संघर्ष जारी है और दिल्ली में जारी है। मान्यवर, मजबूरी इसे कहते हैं। ठीक है, जवाब मजबूरी बोली भी आपने, दिख भी आप ही के में रही है। मैं देखिए दोनों से निवेदन करूंगा टाइम लिमिट को फॉलो करें। संजय जी, सुधांशु की बात का जवाब, और अगर बंगाल में विपक्ष जो है वो लोकतंत्र की हत्या बताएगा और पंजाब में कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या बताएगी आपकी सरकार में, और आप देश में लोकतंत्र को बहाल कर देंगे, ये तर्कसंगत कैसे लगेगा इंडिया की जनता को जिसके लिए आप अलायंस कर रहे हैं? ये वो बोलेगी कि ये बंगाल में तो हर्ट हो रहा है ये सेंटिमेंट और देश में ठीक हो जाएगा, पंजाब में तो हर्ट हो रहा है और देश में ठीक हो जाएगा। देखिए, विरोधाभास है। देखिए, आजकल नरेंद्र मोदी जी का कई वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। ये हेमंत विश्व शर्मा वाटर का घोटालेबाज है, वाटर का घोटालेबाज है, वाटर का घोटालेबाज है, मेरे साथ आओ मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो। ये शुभेंदु अधिकारी शारदा का घोटालेबाज है, शारदा का घोटालेबाज है जी, मेरे साथ आओ एलओपी बनो। ये मुकुल राय नारदा का घोटालेबाज है, नारदा का घोटालेबाज है,
मेरे साथ आओ, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनो। अरे अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पिसिंग, सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कॉर्पोरेट घोटाला, सब पकड़ लिया। उप मुख्यमंत्री बनो, माला पहना रहा हूं, बुके दे दो, गले लग जाओ। कितना वीडियो वायरल हो रहा है। ये मोदी वॉशिंग पाउडर कमाल का वॉशिंग पाउडर निकला है, सारे भ्रष्टाचारियों के पाप धुलने का काम कर रहा है। वो पार्टी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है महाराष्ट्र में खोखा 50 खोखा, भारतीय खोखा पार्टी हो गए हैं ये लोग, और ये बता रहे हैं कि किसके बारे में किसने क्या टिप्पणी की। उसकी राजनीति पर आप जाएंगे तो क्या कहा था 2015 के चुनाव में, खुद नीतीश कुमार के बारे में कितने घोटाले प्रधानमंत्री जी ने गिनवाए थे, और उसके बाद आपने उन्हीं के साथ दोबारा गठबंधन किया। उस विस्तार में मत जाइए। और किस कार्यकर्ता पे क्या हुआ, आपकी सरकार चल रही थी मायावती के साथ उत्तर प्रदेश में, पेरियार का मेला लगवाने की बात की, जो रावण समर्थक थे, और बीजेपी के कार्यकर्ता गए विरोध करने, पिटवा के हड्डी तोड़वा दी मायावती ने। गठबंधन की सरकार चला रहे थे उनके साथ बीजेपी वाले। इसलिए विस्तार में मत जाइए। मुलायम सिंह की पहली सरकार बनी बीजेपी के सहयोग से, लालू जी की पहली सरकार बनी बीजेपी के सहयोग से, ममता बनर्जी इनके साथ रह चुकी हैं, उद्धव जी इनके साथ रह चुके हैं, नीतीश जी इनके साथ रह चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला जी इनके साथ रह चुके हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, इनके साथ रह चुकी है। जवाब ले लेते हैं। ओके, सुधांशु सबके साथ तो ये रह चुके हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूं। आज इधर आने पे बुरे हो गए। नहीं, अरे मैं कहां बोल रहा हूं, मैंने तो सिर्फ ये कहा नई राजनीति के सर्जनहार। अमीश जी देखिए, नई राजनीति के सर्जनहार कैसे घोटाले करप्ट नेताओं के बारे में गुहार लगा के कह रहे हैं कि हम तो पुरानी नहीं, पुरानी धुरानी राजनीति वाले हैं। गजब है भाई। और अब मैं उसका उत्तर देता हूं। हमने जिन नेताओं के लिए कहा, संजय जी उन पे कहा आरोप हैं, और आरोप पे हम आज भी कायम हैं। इसलिए कोई नेता दूसरी पार्टी में रहे या हमारी पार्टी में, हमने किसी से केसेस विड्रॉ नहीं किए हैं, इसलिए हम अपनी जगह कायम हैं। पर आपने आरोप नहीं कहा था, आपने कहा था ये भारत के सबसे भ्रष्ट नेता हैं। चुनौती तो कहता हूं, आरोप शब्द दिखाइए तो मैं आपकी अपनी बात विड्रॉ कर लूंगा। केजरीवाल जी ने कहा था सबसे भ्रष्ट नेता हैं, किंतु परंतु आरोप सत्यता कुछ नहीं थी। आज सबसे भ्रष्ट नेता हैं, उनके चरणों में जाके गिरे पड़े हुए हैं, और जबकि इनके 2 मंत्री जेल में हैं, और तब कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। मान्यवर, इसीलिए अगर आप पिछली बात पे जाएंगे, कहां मायावती जी की बात में चले गए भाई। मायावती जी आपको याद आ गई, उन पर भी तो भ्रष्टाचार के बहुत से आरोप थे। 95 की सरकार पे चले गए, जो 5 महीने चली थी। उसके बाद कितना पानी बह गया मान्यवर गंगा में। तब तो बसपा का एक नारा भी हो गया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कहां पेरियार मेरा वाले पटके सब, कहां 25 साल पहले पे आप अटके हुए। आप तो पार्टी 10 साल पहले बने, 10 साल की बात करिए ना मान्यवर। उसके बाद कितना बदलाव आ गया। अरे अपने बदलाव की भी बात करिए। अब तो मायावती ने कितना बड़ा बसपा में बदलाव आ गया उस दौर से आज तक, और उसके बाद आपको नहीं समझ में आता। जवाब अपने बदलाव की बात करिए भाई। लेकिन एक चीज, क्योंकि दिल्ली के बिल की भी बात है, और विपक्ष में भी फूट पड़ी है, और फूट इसलिए पड़ी है कि वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी दोनों सत्ता पक्ष सरकार का साथ देने को इस बिल पर तैयार है। क्या लगता नहीं है संजय सिंह, ये एक आप लोगों के लिए बड़ा झटका है दिल्ली के लिहाज से? जहां आपको अपना कुनबा बढ़ाना है, वहां पर एनडीए, वहां पर सत्ता पक्ष का कुनबा बढ़ रहा है। उनके सांसद 370 के पार जा सकते हैं। एक आंकड़ा बता रहा है 365 तो उनके पास है अभी। 331 एनडीए, वाईएसआर 22, बीजेडी 12, टोटल होते हैं 365। अकाली दल ने कोई फैसला नहीं लिया, जेडीएस ने कोई फैसला नहीं लिया, बीएसपी के 9 सांसदों ने कोई फैसला नहीं लिया अभी तक। देखिए, उस पर भी जवाब दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आजकल जब भाजपा के नेता बोलते हैं, या जब बीजेपी बोलती है, सुधांशु जी अपने आप को ना लें उसमें, तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। मतलब ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश कैसे दे सकता है? 70,000 करोड़ का घोटाला हमारे देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ने भोपाल में पकड़ लिया था। बिल्कुल
सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कॉर्पोरेट बैंक का घोटाला, इसका घोटाला, उसका घोटाला। 3 दिन बाद उसी को आप माला पहना रहे हैं। आप कह रहे हैं चरणों में गिर गए। पूरी की पूरी भाजपा चरण चुंबन, चरण चाटने का काम करने लगी। ये आपको नहीं दिखाई देता? हसन मुशर्रफ, जिसके बारे में आपके नेता किरीट सुमैया, उसने आरोप लगाया था सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का। ईडी की जांच चल रही थी, छापेमारी हुई थी ईडी की, उसको बुला के आपने अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया। और आप बता रहे हैं कि हमने किसी की जांच रोकी नहीं। कितने बार बुलाया हेमंत विश्व शर्मा को वाटर घोटाले में सीबीआई ईडी ने? कितनी बार शुभेंदु अधिकारी को बुलाया? कितनी बार मुकुल राय को बुलाया? कितनी बार येदियुरप्पा को बुलाया? कितनी बार बुलाया आपने अजीत पवार को? जब से पिछली बार भी आपने उप मुख्यमंत्री बनाया था, फिर उप मुख्यमंत्री बना दिया। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ओसामा बिन लादेन की चर्चा हुई, चर्चा आई, तो ओसामा बिन लादेन के और भारत के चुनाव के बारे में मैं फैक्ट बता देता हूं कि एक लोकसभा का चुनाव था या फिर विधानसभा का चुनाव था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा। पार्टी बन चुके हैं। एक सेकेंड, ओसामा बिन लादेन को बकायदा चुनाव की रैली में प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी आज किस गठबंधन में है, ये पहेली मैं व्यूअर्स आपको देता हूं। आप ही बताइए वो पॉलिटिकल पार्टी आजकल किस गठबंधन में है, जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी। और सुनिए, यहां पर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने एलानिया कहा था कि हां, मैं कहता हूं ओसामा बिन लादेन मेरा आदर्श है। और साहब, उन्होंने किन पार्टियों को समर्थन दिया था जो आज INDIA में है? अच्छा सुनिए संजय जी, आपको भी याद होना चाहिए, ओसामा जी वर्ड किसने बोला था ओसामा बिन लादेन के लिए? दिग्विजय सिंह जी INDIA के नेता हैं। हाफिज साहब शब्द किसने बोला था? दिग्विजय सिंह जी INDIA के नेता हैं। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, किसने बोला था? कांग्रेस के नेताओं ने। अच्छा, शाहीन बाग मेरे दिल में है, आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने। और सुनिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह सलेह, उनके नाम की रोड चेंज होकर कलाम साहब के नाम पे नहीं होना चाहिए। अमानतुल्लाह खां जो आज आपके विधायक हैं, तब सभासद हुआ करते थे। और ये बताइए, दिल्ली के दंगों पे किसके घर की छत के ऊपर बमों का, पेट्रोल बमों का जखीरा मिला था? ताहिर हुसैन आपके सभासद थे। तो मान्यवर उस जोन में जाएंगे तो बहुत समस्या में आ जाएंगे। अब आपकी नई राजनीति बड़े बेढंगे चेहरे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और जो जी जवाब ले लेते हैं। अभी एक IUML का भी वीडियो आया था, इंडियन मुस्लिम लीग का, वो भी INDIA की पार्ट है क्या संजय जी? ये कई सारे सवाल खड़े होंगे, इसका जवाब संक्षेप में। देखिए, पहली चीज तो यह कि शाहीन बाग दिल में ही नहीं, शाहीन बाग से आलिंगन करना है। दिखाइए अपने चैनल पे वो फोटो। जो लोग शाहीन बाग के आंदोलन में शामिल थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने माला पहना के आलिंगन कर करके शामिल किया। कैसी बातें करते हैं आप लोग? जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, जो लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी देश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाली ISI को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराते हैं, जो लोग हेमंत करकरे जो हमारे 26/11 के वीर सपूत थे, उनको गालियां देने का काम करते हैं, जो लोग 52 साल तक RSS के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं जी, वो हमको राष्ट्रवाद पे प्रमाण पत्र दे रहे हैं, राष्ट्रवाद पे उपदेश दे रहे हैं। वो लोग जिनका नाम राम मंदिर के चंदा चोरी में आता है, उनसे हमें राष्ट्रवाद और भक्ति और धार्मिकता सीखनी है। इसलिए उस चर्चा में मत जाइए, बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, भ्रष्टाचार पे बीजेपी बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे सुधांशु जवाब। इसलिए अब कम से कम अब भ्रष्टाचार पे बोलना बंद कर दीजिए। आप मोदी वॉशिंग पाउडर का प्रचार कीजिए, मोदी वॉशिंग पाउडर उसका प्रचार कीजिए। जैसे पहले निरमा वॉशिंग पाउडर का प्रचार आता है, टीवी पे विज्ञापन शुरू कराइए। हर तरह के दाग धुले मोदी वॉशिंग पाउडर, हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, देश की बर्बादी हो, सारे दाग धुलने का काम मोदी वॉशिंग पाउडर। ओके सुधांशु।
देखिए अमित जी, ये बहुत लोग वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, ये तो कहते हैं दाग धुल गए। अरे ये तो दाग की नदी में जाकर डूब गए, छलांग लगा दी सब दागियों के बीच में। आजा भैया, आप तो गले मिल लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा है। आपने तो वो किया जनाब, आप भारत के इतिहास की इकलौती पार्टी हैं जिसका उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में, जिसके मंत्री ने 6 महीने मंत्रालय जेल से चलाया भ्रष्टाचार के आरोप में, सत्येंद्र जैन। ये आप नई पार्टी हैं। और मान्यवर उस टॉपिक पे मत बोलिए, आप राष्ट्रवाद पे कहेंगे। अरे साहब, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले लोग, जिन लोगों ने यह कहा पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, 30 मरे थे कि 300 मरे थे, बटाला हाउस इनकाउंटर के लिए आंखों में आंसू लाने वाले लोग, और आज INDI में उसके साथ खड़े हुए हैं जो लोग ये कहते थे कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, उसके साथ जाकर खड़े हुए। इसलिए मान्यवर सोच समझ के बोलिए। भ्रष्टाचार के मामले के ऊपर, राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार दोनों के ऊपर अब आपका आचार, विचार, सदाचार, कदाचार पूरी तरह दुनिया के सामने है। और आप ये कहें तो आपने अपने पूरे क्रियाकलापों से अपनी इमेज का चूचू का मुरब्बा या अचार बना दिया है। एक बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात अधीर रंजन चौधरी ने बोली, उन्होंने बोला समंदर में आपने देखा होगा जब बड़ी मछली होती है तो छोटी छोटी जितनी मछलियां होती हैं वो सब इकट्ठा होकर बड़ी मछली का आकार कर लेती हैं बचने के लिए। ये बचना किससे है? जो करप्शन का मामला है उससे बचना है या मोदी से बचना है? बचना क्या है? इनसे पहले पूछ लीजिए बड़ी मछली कौन है? बड़ी मछली तो मोदी को बता दिया ना। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी ने तात्पर्य भी बता दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुकाबला करने के लिए इन सब छोटी मछलियों को बड़ा कर दिया। हो गया सवाल, आपका जवाब दे देते। ठीक है जवाब संजय जी बोलिए। जवाब दे देता हूं। ये देखिए 38 मछलियां एक तरफ इकट्ठा हुई हैं, उनका विश्लेषण आप अलग से किसी दिन कीजिएगा, आज तो आपने किया नहीं। दो मंत्री अंदर हैं। अरे भैया, जीके में एक सवाल पूछा जाता है, दुनिया की उस सबसे बड़ी पार्टी का नाम बताओ जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेने के मामले में जेल जा चुका है, आरोपित हो चुका है, आरोप सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम है बंगारू लक्ष्मण, जिन्होंने रक्षा सौदे में रिश्वत ली थी और पूरे दुनिया और पूरे देश ने देखा था। आपके केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। इसलिए कौन कौन मंत्री, कौन कौन मुख्यमंत्री, येदियुरप्पा को भूल गए आप? माइनिंग घोटाला, व्यापम घोटाला भूल गए शिवराज सिंह का आप? आपको सिर्फ 2 मंत्री याद है। फर्जी मुकदमे लिख लिख के ये मंत्री अंदर, वो मंत्री अंदर, सबको अंदर कर दीजिए। पर संजय जी, पर बेल तो नहीं मिली अभी ईडी के केस में। राष्ट्रवाद ये है संजय जी, सुनिए, राष्ट्रवाद ये है। नहीं, एक सेकंड आपने निरंतर बोला। मैं कह रहा हूं ईडी के केस में उनको बेल तो नहीं मिली, और जहां तक आप कह रहे हैं कि देखिए इनकी 38 मछलियां हैं, मान लिया बात, इनकी 38 मछलियां हैं, लेकिन आपके नेता हैं, आप INDIA के नेता हैं, इंडिया के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे हैं बड़ी मछली का आकार हमें लेना पड़ेगा बचने के लिए। ये मजबूरी है, ये जरूर मजबूरी है, राजनीति में तो मजबूरी होती है। वो क्लियर कट मान रहे हैं कि मोदी के सामने हम मजबूर हैं। इससे ऊपर अब ये बात बीजेपी ने तो नहीं बोली, ये बात किसी मंत्री ने तो नहीं बोली, ये तो INDIA के नेता ने बात बोली ना, एक इंटरव्यू में बोली, आराम से बैठ के बोली, किसी रैली में भी नहीं बोली। संजय जी 30 सेकंड में इसका जवाब। आपको इतना सब कुछ याद रहता है, आपकी मेमोरी इतनी तेज है, इतनी मेमोरी तेज है अमीश देवगन जी, आप भूल गए इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से और सीमेसी के डिबेट करी थी हमने। भारत का अपमान कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध में, जिन्होंने जिन्ना की कब्र पर जाकर मत्था टेका, इनसे राष्ट्रवाद सीखना है। इनका इतिहास पढ़िए पहले। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के मंत्री रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को उन्होंने जवाब ले लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए, क्विट इंडिया मूवमेंट को कुचल देना चाहिए। ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका इतिहास है, इनके पूर्वजों का, पुरखों का ये सच है। कौन गया था जिन्ना की कब्र पे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। दुनिया में देश ने देखा था।
इसलिए राष्ट्रवाद हमें मत सिखाइए, वरना धर्म हमको सिखाइए। ये जो ये मजबूरी है, ये जरूर मजबूरी है, राजनीति में तो मजबूरी होती है। ये बात अधीर रंजन चौधरी ने बोली। जी जी, ओके सुधांशु। देखिए, अब जब वर्तमान में जवाब नहीं रहा तो पीछे चले गए, तो मैं पीछे का भी जवाब देता हूं। आजादी से पहले की मुस्लिम लीग तो छोड़िए, आज की मुस्लिम लीग के साथ कौन गठबंधन में है? केरल में गठबंधन है ना आपकी उस पार्टी का जिसके साथ आप हैं, कांग्रेस का। और कोई बचकाना पद लेने की कोई विपक्ष की पार्टी वो न करे। जिस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है उसका जो अध्यक्ष था मोहम्मद इस्माइल, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग का दक्षिण भारत का अध्यक्ष था। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था। इसलिए राहुल गांधी जो ये बचकाना प्रयास करते हैं नहीं, ये मुस्लिम लीग अलग है, कांग्रेस वाले बिल्कुल वही मुस्लिम लीग है जो दक्षिण भारत का अध्यक्ष था, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना के अध्यक्ष बना जनाब। इसलिए आप तो आज उनके साथ हैं, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। आज तो आप उनके साथ हैं। किसके साथ? जो लोग ये कहते हैं कि अफजल हालात का मारा था। जिस जमाने में 9 फरवरी 2015 को जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो 9 फरवरी की डेट क्या थी मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं। वो अफजल गुरु की बरसी थी और उसके खिलाफ चूंकि दिल्ली में इनकी सरकार है, महीनों फाइल अटका के रखी कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होने पाए और घुमा फिरा के उन लोगों के साथ समर्थन लेने वाली जो पार्टियां गई थी उनके समर्थन में, आज आप उनके साथ खड़े। सोचिए राष्ट्रवाद पे आप कहां खड़े हुए हैं। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए इसीलिए मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। संजय जी, ब्रेक के बाद आपको मौका दूंगा। आप देख रहे हैं आर पार। बड़ी खबर आ रही है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अगली बैठक में जरूर आऊंगी और इंडिया के कुछ घटक दल, सूत्रों के हवाले से खबर है, वो अधीर रंजन चौधरी के बयान से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बयान है, ये गलत बयानबाजी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। मैं ब्रेक के बाद आर पार में वापस आ रहा हूं एक और बड़ी खबर के साथ। कैमरे को भी डंडा मारकर तोड़ दिया। एक रोज पहले नूह से शुरू हुई हिंसा धीरे धीरे हरियाणा के कई जिलों में फैल गई। नूह के बाद हरियाणा के सोहना में भी जमकर बवाल हुआ। वहां लोगों ने सड़क पर उतर हंगामा किया और जमकर बवाल काटा। इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी भी की। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक कार में आग लगी दिखी जो धू धू कर जलती दिखाई दी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोहना के अंबेडकर चौक पर लाठी लिए लोगों ने सड़क पर कब्जा कर लिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक एक कर हमला करते दिखे, जिसे रोकने की कोशिश भी लोगों ने की। वहीं छत से भी पथराव करते कुछ लोग नजर आए, जबकि पुलिस वाले हालात पर काबू करने की कोशिश करते दिखे। वहीं एक रोज पहले नूह में शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था और फिर पथराव और आगजनी हुई। 100 लड़ाकों के बेलारूस से रवाना होने की खबर से यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी खुद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने दी, जिनके मुताबिक वैगनर के लड़ाके कभी भी पोलैंड पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि करीब 100 लड़ाके बेलारूस से पोलैंड की तरफ रवाना हो चुके हैं। ऐसे में पोलैंड को डर है कि यूक्रेन की तरह वो भी पुतिन या उनकी प्राइवेट आर्मी माने जाने वाले वैगनर ग्रुप का निशाना बन सकता है। पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है और उसकी सीमा बेलारूस से भी मिलती है। रूस से बगावत करने के बाद बेलारूस में ही इन दिनों वैगनर के लड़ाकों ने ठिकाना बना रखा है और माना जा रहा है कि वो कभी भी वहां से पोलैंड की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि इस संभावना को देखते हुए पोलैंड पहले ही बेलारूस के बॉर्डर पर एक लंबी दीवार बनवा चुका है। इसके साथ ही उसने बेलारूस की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा दी है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक उनके देश में न्यायिक सुधार बिल पर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को खरी खरी सुना दी। असल में नेतन्याहू की सरकार ने जनता के भारी विरोध के बावजूद इस बिल को संसद से पास करवा लिया, जिसके बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने शुरू में एक ही सुर में नेतन्याहू की आलोचना की, जिसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री भड़क गए। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर साफ कर दिया कि इजराइल के घरेलू मामलों में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस मामले में दूसरे देशों को दूर रहने की सलाह दी। नेतन्याहू ने भले ही किसी देश का नाम ना लिया हो, लेकिन दावा किया गया कि उनका निशाना अमेरिका समेत उन पश्चिमी देशों पर रहा, जिन्होंने इजराइल में न्यायिक सुधार बिल पर मचे बवाल को लेकर नेतन्याहू सरकार की आलोचना की। इधर पाकिस्तान गई अंजू का एक और वीडियो सामने आया जिसमें वो डांस करती नजर आई है। वीडियो में अंजू काफी खुश दिखाई दे रही हैं।
और पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू का ये वीडियो उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। इस वीडियो में अंजू नीले रंग की स्कर्ट और सफेद रंग के टॉप में डांस करती दिखाई थी। एक और वीडियो में अंजू लाल कपड़े में किसी और महिला के साथ नजर आई। अंजू के इस वीडियो के सामने आने के बाद ये पता लगता है कि वो वहाँ पर किस तरह से रह रही हैं। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अंजू ने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर अपनी आईडी बना ली है और अपने वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अंजू ने पाकिस्तान में 25 जुलाई को अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से शादी कर ली है। इधर अंजू के पाकिस्तान जाने और वहां पर अपने दोस्त नसरुल्लाह खान से शादी करने के दावे के बीच एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई। अंजू के एक वीडियो से इस बात की जानकारी सामने आती है कि पाकिस्तान जाने की उनकी वजह आखिर क्या थी। और उस वीडियो में अंजू ये कहते सुनाई दी कि वो पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती देखकर वहां गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके दोस्त नसरुल्लाह उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीर जिले की कई फोटो भेजते थे और अंजू को वो जगहें काफी खूबसूरत लगी, जिसके बाद वो पाकिस्तान जाने के प्लान बनाने लगी और बीती 21 जुलाई को पति को बिना बताए अपने दोनों बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई और वहां वो अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुल्लाह के साथ रहने लगी। बाद में पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने इस्लाम धर्म अपनाया और अपना नाम फातिमा रखकर नसरुल्लाह से शादी कर ली। हालांकि अंजू ने नसरुल्लाह से शादी के दावे से इनकार किया। इस बीच राजस्थान के अलवर से पाकिस्तान गई अंजू पर खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियों की माने तो अंजू के पाकिस्तान जाने वाले मामले में कई स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है और अंजू का पाकिस्तान में जिस तरह से स्वागत किया गया और उन्हें कई तोहफे दिए गए वो सभी जांच एजेंसियों को प्रायोजित लगा। जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान में अंजू का स्वागत करने वाले लोगों ने ही वीजा बनवाने और पाकिस्तान में दाखिल होने में अंजू की मदद की। जांच एजेंसियों की माने तो अंजू को पेशेवर तरीके से गाइड किया गया, जिसके बाद अंजू ने अमृतसर के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान जाने का रास्ता चुना। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां अब अंजू मामले की जांच में जुट गई हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अंजू ने बीते 6 महीने में किस किस से संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुफिया एजेंसी पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का 15 साल का रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्यार के लिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने का दावा करने वाली सीमा की असलियत क्या है। क्योंकि सूत्रों का कहना है कि कई दिनों की पूछताछ के बाद भी जांच एजेंसियों को सीमा के दावों पर भरोसा नहीं। ऑनलाइन गेम पबजी पर सचिन से मिलना और कुछ दिनों की मोहब्बत के बाद बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते सीमा का भारत पहुंचना खुफिया एजेंसी को खटक रहा है। सूत्र बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा सचिन से प्यार करने की आड़ में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इसीलिए असलियत जानने के लिए खुफिया एजेंसियों ने उनका 15 साल का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई कि पति गुलाम हैदर के सऊदी अरब जाने के बाद सीमा किन किन लोगों के संपर्क में थी और कैसे उनकी जिंदगी में सचिन की अचानक एंट्री हुई। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के टूटे फोन और उनके सिम कार्ड से उनकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उनके टूटे फोन और सिम कार्ड की पूरी जानकारी जांच एजेंसियों के पास होगी, जिससे सीमा हैदर का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। पुलिस एफआईआर के मुताबिक पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा 13 मई को भारत पहुंची थी। करीब 1.5 महीने बाद 4 जुलाई को पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उस दौरान सीमा के पास 4 मोबाइल फोन मिले थे, जिनमें एक टूटा था। सूत्रों का कहना है कि उस टूटे फोन में पाकिस्तान का सिम कार्ड था, जिसे पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया था। सूत्र बता रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 दिनों में उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीमा के उस फोन से डिलीट किए गए कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप चैट जल्द ही मिल जाएगी। सूत्रों का दावा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद सीमा से एक बार फिर जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। सीमा हैदर और सचिन की खराब माली हालत को देखते हुए यूपी के मेरठ के रहने वाले अमित जानी नाम के एक आदमी ने सीमा को अपने प्रोडक्शन हाउस में नौकरी का ऑफर दे दिया। 2 दिन पहले ही सचिन के पिता नेत्रपाल मीणा ने जानकारी दी थी कि पुलिस जांच की वजह से उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने जांच के नाम पर उनके परिवार को मकान में कैद कर दिया। परिवार के लोगों के बाहर निकलने तक पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से उनके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। इस खबर के सामने आने के बाद मेरठ के रहने वाले और मुंबई में अपना प्रोडक्शन हाउस चलाने वाले अमित जानी ने सीमा हैदर को नौकरी का ऑफर दे दिया, ताकि उनके परिवार को खाने पीने की कोई दिक्कत न हो। हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं। अमित जानी ने यह भी कहा कि भारत में जिस तरीके से सीमा हैदर आई हैं, वो उसका समर्थन नहीं करते। हालांकि वो मदद करने के लिए सीमा को काम देने के लिए तैयार हैं। गुरुग्राम में कल कुछ इलाकों में आगजनी होती है। रात भी कई दुकानों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। दुकान में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई। उपद्रवियों ने सेक्टर 17 में कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद दुकानें जलकर राख हो गईं।
आग लगने की घटना कल रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझा दिया। इलाके में हिंसा की खबर के बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। प्रशासन ने लोगों से भी किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। हिंसा के दौरान 2 होमगार्ड की मौत हो गई, जबकि कई पुलिस वाले घायल हो गए। वहीं नूह से बवाल के बाद दिल दहला देने वाली कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें कतार में कई तबाह हो चुकी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी और ये गाड़ियां नूह में हुए बवाल की गवाही देती नजर आई। वहां से सामने आए एक वीडियो में गाड़ियों की लंबी कतार दिखी, जिनको फूंक दिया गया था, जिसमें पुलिस की गाड़ियों से लेकर एम्बुलेंस को भी गुस्साए लोगों ने अपना निशाना बनाया। उस वीडियो में क्रेन एक बस को खींचती हुई ले जाती दिखी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। एक रोज पहले नूह में हुए बवाल में 2 होमगार्ड की मौत हो गई, जो हालात संभालने में पुलिस की मदद में जुटे थे। साथ ही कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। वहीं हरियाणा सरकार ने इस हिंसा को साजिश करार दिया। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। नूह में हुई हिंसा की जांच के लिए हरियाणा सरकार के आदेश पर अधिकारी जांच में जुट गए। इधर गुरुग्राम में भी तनाव बना हुआ है। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी उपद्रवियों ने कल बवाल किया है। बादशाहपुर में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कुछ को आग के हवाले कर दिया गया। सोना रोड पर कई दुकानों में लूटपाट की खबरें आई, जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में हालात सामान्य कर दिए। गुरुग्राम और बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मॉल, सिनेमाघरों को बंद कर दिया। वहीं प्रशासन ने गुरुग्राम में पेट्रोल स्टेशन मालिकों को निर्देश दिए कि वो खुले में किसी को पेट्रोल और डीजल नहीं दे। गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया। गुरुग्राम में आज सोहना सब डिवीजन छोड़कर सभी जिलों में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं नूह हिंसा के खिलाफ आज बजरंग दल देश भर में प्रदर्शन करेगी। नूह में हुई हिंसा के दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ उपद्रवी एक अस्पताल की बिल्डिंग में तोड़फोड़ करते दिखाई दिए। इस वीडियो में पहले कुछ पुलिस वाले घायल को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाते बाहर दिखाई दिए, लेकिन तभी वहां कुछ उपद्रवी आ धमके। वीडियो में दिखा कि हाथों में डंडे लिए कुछ लड़के अस्पताल की तरफ बढ़े। इसके बाद उनमें एक लड़के ने अस्पताल में लगे लोहे के शटर को पकड़ा और साथियों की मदद से उसे खींचकर बंद कर दिया। इसके बाद उनमें कुछ लड़कों ने अस्पताल के बाहर की तरफ लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर डंडे चलाए, ताकि वो टूटकर चकनाचूर हो जाएं और उन कैमरों के जरिए उनकी पहचान न हो सके। हालांकि पुलिस ने न सिर्फ अस्पताल बल्कि उसके आसपास लगे कैमरों की फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली, ताकि नूह में उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। अस्पताल ही नहीं, हरियाणा की नूह में हुई हिंसा का एक और वीडियो भी सामने आया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, देश का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि कल लोकसभा में बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है। एक बार फिर से संसद सत्र पर यह बड़ी खबर है, व्हिप जारी करा है, क्योंकि कल वोटिंग हो सकती है और बीजेपी हर हाल में चाहती है कि दिल्ली का जो ऑर्डिनेंस है, जो दिल्ली का बिल आएगा, उसको भरपूर समर्थन मिले। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है, बीजेपी अपनी संख्या, एनडीए अपनी संख्या 375 के पार लेके जाएगा और अगर 370 के आंकड़े को छूता है, 360 के आंकड़े के ऊपर चले जाता है, ये बिल पास होता है, तो विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। खबर ये मिल रही है कि अकाली दल, जेडीएस और बीएसपी का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इनमें से 2 पार्टियां एनडीए के पक्ष में वोट डाल सकती है। यानी एनडीए जो बीजेपी की सरकार बिल लेके आ रही है, उसके पक्ष में वोट डाल सकती है। अगर ऐसा होता है तो गेम खराब हो जाएगा विपक्ष का। मेरे साथ संजय सिंह है। संजय सिंह, एनडीए का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जो सूत्र कह रहे हैं, बीएसपी, अकाली दल और जेडीएस तीनों की लाइन अभी क्लियर नहीं है। एनडीए का अपना आंकड़ा 371, वाईएसआर 22, बीजेडी 12, कुल 365 होते हैं। ये 365 बीजेपी ने कल के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। देखिए, जहां तक आपने बीएसपी का नाम लिया, मेरे ख्याल से बीएसपी का स्टैंड तो मायावती जी ने क्लियर किया है कि वो एब्सटेन करेंगी, लेकिन आपको अगर कोई अलग से जानकारी है तो मुझे पता नहीं है, या सुधांशु जी को कुछ और जानकारी होगी तो मुझे भी नहीं मालूम उस बारे में। तो जहां तक बीएसपी का आप नाम ले रहे थे, बीएसपी के बारे में तो मैं यही कह सकता हूं। दूसरा, ये बाबा साहब के द्वारा लिखा गया भारत का संविधान है जी, और इसकी धारा 239 ए है, जिसके तहत दिल्ली की विधानसभा बनी। इसमें लिखा हुआ है, दिल्ली की विधानसभा जब बनी तो इसमें लिखा हुआ है 239 ए में साफ तौर पर कि सिर्फ 3 विषय छोड़कर सारा विषय दिल्ली की सरकार के पास होगा, यानी कि सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास होगा। और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, 5 जजों का फैसला आया, जिसको 8 दिन में ऑर्डिनेंस के जरिए यह बदल दिया गया।
जब संविधान के तहत दिल्ली की विधानसभा बनी, अगर उसमें आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं कानून के माध्यम से, किसी बिल के माध्यम से, तो वो संविधान संशोधन माना जाएगा और एक लोअर कोर्ट में भी काम करने वाला वकील आपको ये बता देगा कि ऑर्डिनेंस के जरिए संविधान संशोधन नहीं होता है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी से संविधान संशोधन होता है। अमित शाह ने कहा, इसलिए जी गैर संवैधानिक संजय जी सुनिए, संजय जी सुनिए, के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संविधान ने सदन को दिल्ली के संबंध में कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है का ये जो, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि संसद इस संबंध में दिल्ली में कोई भी कानून ला सकती है, कानून पास करने की शक्ति दी है। यही बात अमित शाह ने बोली गृह मंत्री। तो आप ये पढ़ के सुनाइए कि उसमें लिखा हुआ, अरे तो गैर संवैधानिक कानून पास करने की शक्ति देता है। सदन गैर संवैधानिक ऐसा लिखा है क्या? पार्लियामेंट गैर संवैधानिक है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये संविधान गैर संवैधानिक बिल पास करने का अधिकार देता है अमित शाह जी को या उनकी पार्टी को या उनकी सरकार को? आप बार बार सुप्रीम कोर्ट का की बात कहते हैं। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया और आखिर की लाइन में कहा कि इस संबंध में दिल्ली में कोई भी कानून देश का सदन ला सकता है। ये विरोध राजनीतिक है, संवैधानिक आधार पर नहीं किया जा रहा। ये बात अमित शाह ने ऐड करी। 3 विषय पे ला सकते हैं, 3 विषय पे ला सकते हैं, है अधिकार उनके पास। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं। लेकिन सर्विसेज जो 5 जजों का फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में आ गया, अच्छा, उस पे कानून लाके आप तो पलट रहे हैं। उस फैसले के आखिर में क्या लिखा था? आप कह रहे हैं सदन कोई भी कानून दिल्ली के पक्ष, दिल्ली के मुद्दे पर ला सकता है कि नहीं ला सकता? अरे भाई मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए संजय जी। आप पूरी बात ही नहीं होने दे रहे हैं। अच्छा बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर से अच्छा काम आपको लेना है, लेकिन अगर वो कुछ भी गलत करे उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग आप नहीं कर सकते। इंजीनियर से अच्छा काम आपको लेना है, लेकिन वो कुछ भी गलत करे उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग आप नहीं कर सकते। डीएम से अच्छा काम आपको लेना है जी, लेकिन वो कुछ भी गलत करे उसको ट्रांसफर पोस्टिंग आप नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, सामान्य सी बात बताइए, क्या एक चुनी हुई सरकार के पास यह अधिकार नहीं होना चाहिए? क्योंकि 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हार रही है, इसलिए उन्होंने सारे अधिकार छीनने का रास्ता बना लिया। वो पार्टी जिसने 93 में कहा पूर्ण राज होना चाहिए, 98 में कहा पूर्ण राज होना चाहिए, 2003 में कहा पूर्ण राज होना चाहिए, 2008 में कहा पूर्ण राज होना चाहिए, 2013 में कहा पूर्ण राज होना चाहिए, 2015 में कहा पूर्ण राज होना चाहिए, अटल जी ने कहा पूर्ण राज होना चाहिए, मदन लाल खुराना ने कहा पूर्ण राज होना चाहिए, साहिब सिंह वर्मा ने कहा पूर्ण राज होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी भी हो सकता है आंदोलन में शामिल रहे होंगे, पूर्ण राज्य बनाने के, और लाठीचार्ज हुआ होगा। जवाब लेते हैं। अब आपने लंबा बोला, लगभग 3 मिनट हो गए आपको। बाकी आप जो चाहे करिए। ठीक है, ओके। सुधांशु, दिस ऑर्डिनेंस इज बुलडोजिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो पता नहीं पहली बात बोलते पता नहीं कहां से बाबा साहब को बीच में ले आए। बाबा साहब के संविधान में कहीं दिल्ली की विधानसभा का उल्लेख है क्या? 1956 में बाबा साहब का देहावसान हो गया और 1960 के दशक के अंत तक तो दिल्ली में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। विजय कुमार मल्होत्रा जी उस जमाने में चेयरमैन हुआ करते थे। कहां से दिल्ली की विधानसभा में, मतलब दाएं बाएं घुमा के कहीं ले आएंगे। और अभी ये अमित जी आपसे कह रहे थे कि दिखाइए न्यायालय ने कहां लिखा हुआ है कि क्या इनको असंवैधानिक विधेयक पारित करने का अधिकार है। तो मैं पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहा कि असंवैधानिक विधेयक है? बताइए कहां लिखा है असंवैधानिक ऑर्डिनेंस है? बोलिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हो। अभी आप कह रहे थे कि लोअर कोर्ट का एक वकील भी समझ सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को समझ में नहीं आया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको सीधे कहना चाहिए था, कोई विचार नहीं, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रिजेक्टेड। ऐसा तो नहीं कहा। तो अपने मन से आके कुछ भी व्याख्या करने लगना। और इन्होंने कहा कि अफसरों के ऊपर वो कोई काम करे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अमित जी, जब नहीं कंट्रोल था तब तो शराब का घोटाला कर लिया, इतना गजब का काम कर लिया, पॉलिसी भी चेंज करवा दी। जवाब और ये कहते हैं कि हम नहीं कंट्रोल। अरे एक सर, इतनी देर 3 मिनट इन्होंने बोला नहीं कंट्रोल था। मैं आपके अधिकारों का हनन नहीं करूंगा सुधांशु जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मैं भी उनसे क्वेश्चन आंसर कर रहा था, इसलिए आप 10 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। आप भी 3 मिनट लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ओके जी।
नहीं 3 मिनट में नहीं लूंगा, मुझे उतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड्स। तो मैं ये कह रहा हूं, जब नहीं कंट्रोल था तो केजरीवाल जी का मकान बनवाने के लिए पेड़ भी कटवाने का क्लियरेंस ले लिया और 10-10 करोड़ के अंदर के ढेर सारे बिल बनवा लिए। गजब है साहब, जब नहीं कंट्रोल है तो इतना कर लिया है, जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा? जवाब ये दिल्ली की जनता समझ सकती है। ये बड़ा पॉइंटेड बात है संजय जी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को असंवैधानिक कहा और क्या संसद में कानून लाना असंवैधानिक हो गया है? आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं, नहीं, बहुत सारे बिल जो इन्होंने पास किए हैं पार्लियामेंट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गैर संवैधानिक घोषित किया है। कोई ऐसी नई बात नहीं है। अगर आगे आएगा, अभी तो सुनवाई चल रही है, इतनी बेचैनी, इनको दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि कहां गैर संवैधानिक। सुधांशु कह रहे हैं एग्जाम्पल बताइए, सुधांशु कह रहे उदाहरण बताइए, किस बिल को असंवैधानिक बताया है सुप्रीम कोर्ट ने जो मोदी सरकार ने पास किया है? जजेस के मामले में जो फैसला आप लोगों ने किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? और बहुत सारे ऐसे, आप उसके विस्तार में जाइएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपने ही स्टैंड को क्यों बदल दिया? इसलिए कि आप 25 साल से हार रहे हैं दिल्ली में। हकीकत यह है, पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी शराब घोटाला करने के लिए नहीं मांग रहे थे और ना आडवाणी जी मांग रहे थे। वो दिल्ली के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे थे। जी जी, सुधांशु जी कह रहे हैं जो पूर्ण राज्य की वकालत करेगा वो शराब घोटाला करने के लिए कर रहा है। ठीक है सुधांशु, जवाब। शराब घोटाला तो होता है गुजरात में। जवाब 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 जहां 100 लोग मर जाते हैं। जी जी, संक्षेप सुधांशु जवाब। 40 सेकंड सुधांशु, 40 सेकंड सुधांशु, मेक योर पॉइंट, सुधांशु मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड, 40 सेकंड जाके देखिए। पहले भी आप काफी बोल ली है। जी 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 सुधांशु, अटल जी पूर्ण राज्य मांग रहे थे शराब घोटाला करने के लिए। हकीकत दिल की जुबान पे आ गई। पूर्ण राज्य की बात करते करते वाकई शराब घोटाला कर दिया है तो बता गए ये। बता, सोचिए पूर्ण राज्य होगा तो संपूर्ण घोटाला कर डालेंगे। और अगर इन्होंने शराब घोटाला किया तो विड्रॉ क्यों किया? देखिए विचित्र पार्टी है जिसने शराब नीति बनाई और उसके बाद जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी शुरू हुई वो नीति विड्रॉ कर ली और उसके बाद उसका समर्थन आकर टीवी चैनल पे करते हैं। ऐसा गजब कुलाचे मारने वाली पार्टी आपने भाई खोखा पार्टी कहां बोल रही है घोटाला और भ्रष्टाचार तो खत्म क्यों किया? अरे भैया खोखा ओखा कहां, पौवे की बात हो रही है यहां। एक पौवे पे दूसरा पौवा फ्री। अरे यहाँ एक दारू बोतल पे दूसरी 50 खोखे एकदम वो भी शिक्षा मंत्री के द्वारा। यानी बस्ते के अंदर दूसरी दारू बोतल लेके जाओ। ऐसा उदाहरण पूरे देश में नहीं मिला होगा भाई। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को शामिल कर लिया यार। 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को अभी तो कट्टर ईमानदार। अच्छा सुनिए भाई, अच्छा वो घोटाला जो कहते हैं तथाकथित घोटाला जिस सरकार में हुआ था वो मानते ना करप्ट थी। रेड्डी ब्रदर्स वाली पार्टी घोटाला करप्ट थी ना, आप चाहे उसके साथ खड़े हैं। अरे भाई कितनी अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने घोटाले के खिलाफ बोल रहे हैं। फलाना फलाना तीस सेकंड ये सबसे करप्ट है और उसके बाद आज जिनसे लड़े पड़े थे आज उनके कदमों में गिरे पड़े। संजय जी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ऐसे ही तो आप लालू यादव के साथ नहीं आ गए, ऐसे ही तो आप शरद पवार के साथ नहीं आ गए, ऐसे ही तो आप कांग्रेस के साथ नहीं आ गए। जिस कांग्रेस को आप भ्रष्ट कहते थे, परिवार तंत्रवादी कहते थे, उसको इतने सारे उस पर आरोप लगाते थे। जिस लालू यादव को आप करप्शन का मसीहा कहते थे, उस लालू यादव के साथ आज आपको बैठना पड़ा। तो बात तो अधीर रंजन चौधरी की सही है ना, मजबूरी तो कुछ रही होगी। मैंने आपको कहा कि जितनी पार्टियां आज इंडिया गठबंधन में हैं उसमें से ज्यादातर पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रह चुकी हैं, सरकार चला चुकी हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा है, जब भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी बोलती है
तो यही प्रतीत होता है ये वो पार्टी है हिंदुस्तान की जिस पार्टी के ऊपर शहीदों के ताबूत में भी घोटाला करने का आरोप है। तो जो लोग शहीदों के ताबूत में घोटाला कर सकते हैं उनको दूसरे के ऊपर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलत करा था, बीजेपी के वो साथ थे, अगर हम साथ हो गए तो क्या फर्क है? बीजेपी ने कांग्रेस के साथ कभी अलायंस नहीं करा, लालू यादव के साथ कभी अलायंस नहीं करा, मुझे नुकसान हो रहा है उसका। ओके, नहीं, मैं ऐसा हम क्यों किसी का नुकसान चाहेंगे? ना आपका चाहते हैं ना संजय जी का चाहते हैं, हम तो चाहते हैं देश का फायदा हो। ओके, बोलिए। अरे भाई, ओसामा से इनको बड़ा प्यार है। सुनिए, ओसामा का बहुत उल्लेख किया, तो मैं दर्शकों के सामने अमीश जी कह देना चाहता हूं, जब ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया अमेरिका में, किसी विपक्षी दल ने कहा मुझे सबूत चाहिए, किसी विपक्षी दल ने कहा मुझे ओसामा की लाश दिखाओ। मगर जब भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो सबसे पहले केजरीवाल जी आके कहते हैं कि सबूत दिखाओ। वही नक्शे कदम वही करे रहे आप तो सब देखिए भाई, गए गुजरे हो गए जब आपने उनके ऊपर सरप मांगा था कि नहीं? बोलिए। अभी अमर अल जवाहिरी को मारा अमेरिका ने, किसी अमेरिका विपक्षी दल ने आज पूरा देश आपको किसी अमेरिका विपक्षी दल आज आपको पूरा देश सुन रहा है, आप बताएंगे तरीके से साथ में अमीर जी, पूरा देश देख रहा है। ओसामा जी, हाफिज साहब, संजय जी, अफजल गुरु हालात का माना, इशरत जहां, पूछिए संजय जी को पूछा जाता है। सुधांशु संजय जी को पूछना चाह रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान के पूरा देश देख रहा है। संजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, संजय सिंह कुछ पूछा जा रहे हैं। सुधांशु जी संजय सिंह कुछ पूछा जा रहे हैं। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, 20 सेकंड संजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि इनके पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मुस्लिम लीग के साथ सिंध प्रांत और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? जिन्ना के कब्र पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आडवाणी जी गए थे कि नहीं गए थे? जिन्ना की पार्टी से इनका क्या रिश्ता था? फजलुल हक जो 1940 में लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित कराता है। प्रस्ताव 10 सेकंड सुधांशु, 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड, फिर मैं एक और खबर पे आगे बढ़ रहा हूं। एक बहुत जरूरी बात, रुकिए व्यूअर्स, बहुत जरूरी बात। सुधांशु 10 सेकंड, शार्प रिप्लाई सुधांशु 10 सेकंड बताइए। फजलुल हक के साथ बिल्कुल शार्प रिप्लाई। सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे ऐसा है संजय जी, फजलुल हक उस समय जिस पार्टी में थे उसका नाम मुस्लिम लीग नहीं था, प्रजा कशक पार्टी था, जाके चेक कर लीजिएगा। अरे फजलुल हक पाकिस्तान आप लोग इन बातों के बारे में कहां लेके आते? बाद में फजलुल हक गए पाकिस्तान उस पर। और सुनिए, अरे मुझे पूरी बात करने दीजिए सर। सुनिए, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने बनाया डायरेक्ट एक्शन डे, और 2 सितंबर 1946 को 16 दिन के बाद कांग्रेस ने उनको सरकार में शामिल किया। नेहरू के अंतरिम सरकार में शामिल थे। और सुनिए, लियाकत अली भी शामिल थे, फजलुल हक भी शामिल थे। चेक करिए जाके, 16 दिन के अंदर जब उसने डायरेक्ट एक्शन देख कर दिया, तब केंद्र की सरकार में शामिल किया। ठीक है, जो आज इंडिया में है। दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए जो मैंने बोला। ठीक है, और अब बात व्यूअर्स एक ऐसे मुद्दे की जिस पर आज सच बताने की बहुत आवश्यकता है। और अब बात नूह पर, एक तरफ प्रोपेगेंडा है और दूसरी तरफ सच है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शक सच के साथ खड़े होंगे। अब तक आपने कई तर्क सुने होंगे, कई किस्से, कई कहानियां सुनी होंगी। मोनू मानेसर के वीडियो की वजह से नूह की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नाराज है। मोनू मानेसर ने शोभा यात्रा में आने का ऐलान क्या किया, इसलिए हिंसा भड़क गई, ये सब कारण सुने होंगे। हालांकि सच ये है कि मोनू मानेसर तो शोभा यात्रा में नहीं आया, लेकिन हिंसा का खेल वैसे ही खेला गया जैसी सुनियोजित प्लानिंग थी। आज तक आपने एक्शन का रिएक्शन सुना होगा, लेकिन नूह में तो विदाउट एक्शन लॉट ऑफ रिएक्शन हो गया था। ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि बिट्टू बजरंगी की भाषा से चिढ़कर कुछ लोगों ने दंगे वाली जगह पर आग लगा दी। इस मानसिकता को समझिए कि अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आए तो वो शहर को जला देंगे। फ्रांस में एक नाबालिग शरणार्थी की पुलिस की गोली से जान चली गई तो पूरे फ्रांस में, पेरिस में आग लगा दी गई। यूरोप में खतरा मंडराने लगा। एक नाहेल नाम के लड़के को गोली लगी थी और हिंसा का तांडव पूरे फ्रांस में मच गया था। नूह में हिंसा हुई, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इसे जस्टिफाई करने की बजाय भविष्य में ऐसा कभी ना, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी
सोशल मीडिया के पॉलिटिकल वर्कर्स और यूट्यूब की ये जो फ्री लॉबी है ना, ये बताने में और जताने में की कोशिश कर रही है कि क्यों मजबूरी में एक वर्ग को हिंसा का नंगा नाच करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या कोई मोनू मानेसर या बिट्टू बजरंगी किसी को भड़काएंगे तो पूरे हरियाणा में बवाल खड़ा कर दिया जाएगा, लोगों के घर जला दिए जाएंगे, दुकानें जला दी जाएंगी। ये एजेंडाधारी पॉलिटिकल वर्कर्स और यूट्यूब की लॉबी या फिर कहे खिलाड़ी हैं जी। ये मोनू और बिट्टू को तो याद रखते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से मामन खान को छिपा लेते हैं। कांग्रेस विधायक मामन खान ने कुछ महीने पहले भरी विधानसभा में मोनू मानेसर के नाम पर खुली धमकी दी थी। वैसे सवाल तो सरकार पे भी बनते हैं। मामन खान धमकी दे रहे थे, मोनू मानेसर वीडियो जारी कर रहा था, बिट्टू बजरंगी आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहा था, तब सरकार ने क्या तैयारी की थी? कैसे सरकार की नाक के नीचे पूरा हरियाणा सुलग गया? हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। उन्हें शोभा यात्रा के रूट की सही जानकारी नहीं दी गई थी, इसमें बड़ी आपत्ति है। तो क्या इससे दंगाइयों को हिंसा करने का परमिट मिल जाता है? पत्थर मारने, आग लगाने और गोली चलाने का लाइसेंस मिल जाता है? दुष्यंत चौटाला को रूट की जानकारी नहीं थी, लेकिन दंगाइयों को इसकी पूरी जानकारी थी, क्योंकि लाठी, डंडे, पेट्रोल, छतों पर पत्थर पूरी प्लानिंग के साथ इकट्ठा करे गए थे। यानी तैयारी जबरदस्त थी, लेकिन पत्थरबाजों पर अगर कोई बोलता है तो उस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। अमन चोपड़ा मेरे साथ है। अमन चोपड़ा, सब गलती तो मोनू मानेसर की थी, लेकिन मोनू मानेसर वहां नहीं था। फ्रांस में सारी गलती जो थी वो पुलिस की थी, लेकिन आग तो पूरे शहर को लग गई थी। देखिए अमीश, यही जो अकल पर कुछ लोगों के पत्थर पड़े हैं ना, वही पत्थर हटाने की कोशिश करेंगे और पत्थरबाजों के परमानेंट इलाज से किन लोगों को परेशानी और वैचारिक पत्थरबाजी जो हो रही है उसी का पूरा इलाज करने की कोशिश करेंगे। देश नहीं झुकने देंगे। मैं